नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। आपके साथ हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने के लिए कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने है पर आपने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बचपन से सिखाया और पढ़ाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा कि ये कितना सही और कितना गलत है। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और साथ ही मिथ से हम साथ उठाएंगे पर्दा, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो डार्कनेस से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ। कोविड-19 कर रहा है वार। कभी भी हो सकते हैं इसके शिकार। एक बार के संक्रमण से नहीं टलेगा खतरा। रिसर्च में किया गया दावा। इलाज के बाद खत्म हो जाती है एंटीबॉडीज। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। कोरोना वायरस जिस तेजी के साथ फैल रहा है उससे हर शख्स डरा हुआ है, लेकिन लोगों की चिंता बढ़ाने वाली एक और बुरी खबर सामने है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं वो ठीक होने के बाद दोबारा से भी उसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि उनमें विकसित एंटीबॉडीज कुछ दिन बाद खत्म हो जाती हैं। और इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास पेशकश में। और साथ ही आप भी कर सकते हैं एक्सपर्ट से सवाल। इस नंबर पर कॉल करें 0120715378 01207153 और इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप सवाल कर सकते हैं, ट्विटर पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जी राजस्थान पर #बत्ती जलाओ के साथ आप अपना सवाल कर सकते हैं। और साथ ही फेसबुक पर हमारे साथ आप लाइव भी जुड़ सकते हैं और अपना सवाल यहां पर कर सकते हैं। जी राजस्थान के नाम से हमारा फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लाइव शो में कमेंट बॉक्स में #बत्ती जलाओ के साथ अपना सवाल कर सकते हैं और जिसे हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चलिए, चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हर दिन कोरोना वायरस और इसके संक्रमण से जुड़े नए फैक्ट सामने आ रहे हैं। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बीमारी के प्रभाव, संक्रमण के दौरान नजर आने वाले लक्षणों और साथ ही बीमारी से मुक्त हो जाने के बाद भी इस बीमारी का शरीर पर होने वाला असर कैसा है, इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना को लेकर आम लोगों के साथ साथ वैज्ञानिकों के मन में भी ये सवाल थे कि क्या कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के बाद दोबारा कोरोना की चपेट में आ सकता है। व्यक्ति के शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वे एंटीबॉडीज क्या उस व्यक्ति को दोबारा इस रोग की चपेट में आने नहीं देती हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए एंटीबॉडीज पर रिसर्च की गई। ये रिसर्च हाल ही में ब्रिटेन और स्पेन में की गई। एंटीबॉडीज पर अलग अलग देशों द्वारा की गई इन स्टडीज में सामने आया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडीज शरीर में बनती हैं, वे कुछ समय के बाद शरीर में खत्म हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति को दोबारा संक्रमण होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब मरीज के शरीर में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं, उसके बाद करीब 3 सप्ताह तक एंटीबॉडीज शरीर में बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद होती हैं और ये लगातार बन रही होती हैं, लेकिन वे लंबे समय तक जीवित नहीं रहती। इस कारण जिस व्यक्ति को यह संक्रमण एक बार हो चुका है, उसके दोबारा संक्रमित होने की पूरी आशंका रहती है। वहीं वैक्सीन पर चल रही रिसर्च के बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कहा गया है कि जिन जानवरों को वैक्सीनेशन के जरिए एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया का परीक्षण दिया गया, उन जानवरों के शरीर में इंसान के शरीर की तुलना में कम एंटीबॉडीज मिली।
इस रिजल्ट का एक अर्थ ये भी होता है कि कोरोना की वैक्सीन एक बार लगने के बाद इससे हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी, बल्कि समय समय पर इसका वैक्सीनेशन कराते रहना होगा। तभी कोविड-19 से बार बार संक्रमित होने से बचा जा सकता है। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला कोरोना का शिकार बन चुका है तो आगे के लिए खतरा टला नहीं है, बल्कि अब आपको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा बने हुए हैं। परमेश्वर जी, लगातार जो अब फोन आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और आपसे जवाब जो मैं चाहूंगी कि आप हमारे कॉलर को दे दो। जयपुर से सबसे पहले हमारे साथ वीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हैं। वीरेंद्र, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। विजेंद्र आप अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं सब पूछना चाहता हूँ, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए कि सब्जियां और फलों को रनिंग वाटर से या नमक के पानी से या बेकिंग सोडा से धोकर काम में लेने के लिए कहा जाता है। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि खाली रनिंग वाटर से या नमक के पानी से कोरोना वायरस हट जाता है क्या, या ऐसी एडवाइस आप सिर्फ इसलिए देते हैं कि इसके अलावा कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं और आपके पास खाली यही गाइडेंस उपलब्ध है? पहली बात तो ये थी। दूसरा ये पूछा था कि साबुन और डिटर्जेंट, अगर साबुन ना हो तो डिटर्जेंट से भी हाथ धो लें तो काम चल जाएगा क्या? और तीसरी बात ये पूछ रहा था, जिस वॉश बेसिन में हम हाथ धोते हैं साबुन से अपने, उस वॉश बेसिन के अंदर हमारे साबुन के हाथ के जो जुड़े हुए छींटे वो पड़ते हैं, तो उस वॉश बेसिन को भी लगातार साफ करना जरूरी है क्या? कभी बच्चे भी इसको छू लेते हैं, या वो साबुन का पानी उसमें अगर जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है? ये मेरे छोटे छोटे सवाल है। तो सब्जियों वाला और फलों वाला जरूर बताइएगा प्लीज, क्लियर। जी देखिए, सबसे पहले तो सब्जियों का, फलों का जो आपने जिक्र किया कि हम नमक के पानी में या ब्लीचिंग पाउडर में हम धो करके काम चल जाता है क्या, तो अगर आप नमक के पानी में या फिटकरी के पानी में, हमारा जो फिटकरी होता है, एलम जो होता है, उसके पानी में यदि आप फलों को कुछ देर के लिए भिगो करके रखते हैं, यानी कि लगभग घंटा 2 घंटा, उसके बाद आप निकाल करके उनको धो लेते हैं, तो 99.99% संभावना है कि उसमें किसी भी तरह का माइक्रोब, चाहे वो कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई फंगस हो, वो उसमें से खत्म हो जाएगा। तो आप बहुत ही निश्चिंत होकर के अपने सब्जियों को, फलों को नमक के पानी से या फिटकरी के पानी से या ब्लीचिंग पाउडर में आप जो है भिगो करके रखें और वो उससे आप निश्चिंत होकर लें। सेकंड, आपने बताया कि हाथ धोने से, तो अभी तक हमारी रिसर्च ये कहते हैं कि यदि आप साबुन से हाथ धोते हैं या जो अब अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आ रहे हैं, उनसे भी जो है हमारा हाथ माइक्रोब फ्री हो जाता है। उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं कि कोरोना से फ्री हो जाता है, किसी भी तरह के माइक्रोब से फ्री हो जाता है। ये बेसिक स्टडी होती है। तो ये सब बड़ा साधारण सी चीजें हैं। आप अपने जो बर्तन है वो आप अच्छे से धोएं, साबुन से धोते हैं या सर्फ से धोते हैं, तो वो सब एक तरह से बिल्कुल किसी भी माइक्रोब से संक्रमित रहेंगे उनकी संभावना नहीं है। तो इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी एहतियात बरतिए और जो नुस्खे हम आयुर्वेद के माध्यम से देते हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए, क्योंकि आप हर चीज को सैनिटाइज कर देंगे, पूरे एनवायरनमेंट को सैनिटाइज कर देंगे, एक्चुअली ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो वायरसेज हैं, बैक्टीरिया हैं, वो इतने अधिक मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। अगर आपको हम एक ऐसा नैनोस्कोप दे दें जिससे आप नैनो पार्टिकल देख सकें, आप वायरसेज देख सकें, तो आप हैरान हो जाएंगे। हर चीज के ऊपर, हर प्लेट के ऊपर, हर खाने के ऊपर, हर हाथ के ऊपर हमारे पास इतने वायरसेज, इतने बैक्टीरिया होते हैं, जो आप अगर कितना सैनिटाइज करेंगे। सो बेसिकली देखिए, 2 चीजें होती हैं, वायरसेज और आदमी, ये दोनों चीजें एनवायरनमेंट में हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन आपको अपनी इम्यूनिटी, ये वायरसेज बहुत कमजोर होते हैं, ये बैक्टीरिया बहुत कमजोर होते हैं, ये जब लाखों की संख्या में हो जाते हैं तब आप पे अटैक करते हैं, और लाखों की संख्या में हमेशा ये एक साथ मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जब आप अपने शरीर में इनको स्थान देते हैं और कहीं पे कोई विरोध नहीं करते, तो ये एक्यूमुलेट होकर के जब ये करोड़ों की संख्या में हो जाते हैं, तो उसके बाद जाके आप पे अटैक कर पाते हैं। तो आपको हल्का फुल्का जो सावधानी हाइजीन का मेंटेन करना है, ना केवल बाहर का हाइजीन बल्कि शरीर के अंदर का हाइजीन और शरीर की इम्यूनिटी, सबको ध्यान में रखेंगे तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, देखिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक नहीं तमाम ऐसे सवाल हैं जो लोग पूछना चाहते हैं। उम्मीद है इनको जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ चूरू से भी बजरंग फोन लाइन पर है, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। बजरंग, सवाल आप पूछ सकते हैं। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना से पीड़ित होने पर शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं, कैसे पता चलता है इसका? सिम्टम्स के बारे में पूछ रहे हैं।
किस चीज के बारे में? कोरोना के सिम्टम्स के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं कि कैसे पता चलता है? जी देखिए, कोरोना के सिम्टम्स जो है उनकी रेंज बहुत बड़ी है। 80% पेशेंट तो ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उनको हम कहते हैं कि वो अगर उनकी जांच कराते हैं तो कोरोना पॉजिटिव आते हैं, यानी कि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। उसके बाद जो बचा हुआ 20% है उसमें भी वेरिएशन है। कुछ लोग को बिल्कुल माइल्ड सिम्टम होते हैं, कुछ को मॉडरेट होते हैं, कुछ लोगों को ग्रेजुअली सीवियर सिम्टम देखने को मिलते हैं जब वो रेस्पिरेटरी फेलियर में जाते हैं। अदरवाइज बुखार का होना, ये बुखार भी हम देख रहे हैं, बहुत हल्का फीवर होता है, दिन में एक समय आपको हो जाएगा, जरूरी नहीं कि पूरे समय बना रहे, हर रोज शाम को थोड़ी देर के लिए बुखार आ जाता है। और उसके बाद में जो है गले में थोड़ा सा आपको दर्द हो सकता है, खराश हो सकती है, हल्की खांसी हो सकती है। आपको टेस्ट जो होता है, आपको लगेगा कि आप खा रहे हैं लेकिन टेस्ट आपको नहीं आ रहा, आपकी जो स्मेलिंग पावर है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इस तरह के बड़े हल्के हल्के सिम्टम होते हैं इनिशियली, और मुझे ऐसा लगता है कि अधिकतर वो जो 20% लोग हैं उनमें से भी 15% लोगों में यही सिम्टम चलते हैं हफ्ता भर, 10 दिन, और आदमी ठीक हो जाता है साधारण दवाइयों से। और जो बचे हुए 5% पेशेंट हैं वो भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनको किसी तरह का शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीज है, कैंसर है, एड्स है या ट्यूबरक्लोसिस है, उनमें जो है वो बेसिकली वायरस बहुत अधिक बढ़ करके उसके श्वसन संस्थान यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर अटैक करता है, और अल्टीमेटली जो है पहले रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, और बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर होकर के कभी कभी हमें कैजुअलिटीज देखने को मिलती है। तो वेरिएशन ऑफ सिम्टम बहुत अधिक है। और यहीं पे एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आप को ये जो बुखार है, गला दर्द है, ये सीजनल है या कोविड की वजह से है, ये डॉक्टर कम से कम सिम्टम के आधार पे आज नहीं बता पाएगा। अगर आप 60 साल से कम आयु के हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप 2-3 दिन वेट करें, अपने को घर पे ही आइसोलेट करें और साधारण दवा लें, सबके बीच में मत जाएं। और अगर आपको उम्र 60 साल से ऊपर है और या आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो फिर आपको टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन जो टेस्ट नहीं करा रहे हैं वो भी कम से कम आइसोलेशन में जरूर चले जाए। बिल्कुल, देखिए जो टेस्ट नहीं करा रहे हैं वो अपने आप को आइसोलेट करें, जिससे कि आप अपने परिवार और जो आपके आसपास लोग हैं उनका भी ख्याल रख सके। हमारे साथ कानपुर से भी रामावतार जुड़ चुके हैं। रामावतार, सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं कोरोना के? ठीक है, शुरुआती लक्षण के बारे में ये भी पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि एक असमंजस की स्थिति है कि कैसे आखिर पता लगाया जाए कि हमें कोरोना है या नहीं है। परमेश्वर जी। देखिए, मैं फिर स्पष्टता से बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूं कि 80% पेशेंट लोग जो हैं एसिम्प्टोमेटिक है। उनको जब हम बाद में आज जो सर्वे किया जा रहा है, एक सीरम स्टडी की जा रही है, उसमें देखिए क्या मिल रहा है कि 100 लोगों को रैंडमली ले लिया जाता है और उनके ब्लड को जांच करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि एंटीबॉडी जो अगेंस्ट कोरोना वायरस बनने चाहिए वो उसमें से 25 लोगों को बनी हुई है। इसलिए आपने देखा होगा कहा जा रहा है कि एवरी 4th पर्सन इज हैविंग कोरोना। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आपकी एंटीबॉडीज बन गई, लेकिन जब आपसे पूछा जा रहा है आप बोलते हैं मुझे तो नहीं पता मुझे कोरोना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि 80% लोग ऐसे हैं जिनको कोविड हो जा रहा है, ये उनको सिम्टम नहीं आ रहे हैं, बट दे कैन बी पोटेंशियल कैरियर्स, वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ी भयानक स्थिति होती है पेंडेमिक में, जहां पे आदमी को खुद पता नहीं होता और वो जो है बाहर घूम रहा होता है। तो इसलिए आज हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति वो जब भी बाहर जाए वो मास्क लगा करके जाए, वो खुले में कभी भी थूके नहीं। आप छींक आती है तो आपको सारे जो कफ के एटिकेट्स हमेशा हम बात कर रहे हैं वो आपको, क्योंकि आज के टाइम पे ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन है रोगी कौन निरोगी, मतलब कौन कोविड का पेशेंट निकल रहा है। आप सही हैं बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि आपको पता भी नहीं है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है या इन्फेक्शन बहुत माइल्ड है और आप कोविड के पेशेंट हैं। तो प्लीज आपको घर में बाहर ये एहतियात बरतनी है कि आप जो है वो हो सकता है कोविड के पेशेंट हो, आपको पता ना हो, और आप मास्क जरूर लगाएं। आप खुले स्थानों पे छींकना, खांसना, थूकना प्लीज ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपने अपने को भी बचा के रखना है, औरों को भी बचाना है। और उसके बाद शुरुआती सिम्टम में मैंने जैसे बताया कि हल्का बुखार चढ़ना, गले में दर्द होना, थोड़ी खांसी आना, कमजोरी महसूस करना, टेस्ट और स्मेल का चले जाना, तो ये चीजें जो है शुरुआती लक्षण हैं। और शुरुआती लक्षण भी मैं कह रहा हूं पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें
एक साधारण सी बातें जाननी है कि यदि हमारी उम्र कम है और हम बिल्कुल शरीर से स्वस्थ हैं, तो ये हो सकता है कि आपको सीजनल बुखार हो। थोड़ा सा आजकल बरसात आ जा रही है, फिर धूप आ जा रही है, कभी हम ठंडा पी लेते हैं, खट्टा खा लेते हैं तो हमारा गला वाला खराब हो जाता है। तो आपको पैनिक नहीं होना, लेकिन हाँ, एक संजीदगी दिखाते हुए अपने को आइसोलेट जरूर करना है। अगर 2 दिन में आप ठीक हो जाते हैं, वो बुखार जो हल्का सा आया था, गला जो खराब हुआ था वो ठीक हो गया, तो इसका मतलब है कि ये सीजनल था। और अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो वहां पर आपको जो है थोड़ा सा ध्यान अधिक देना पड़ेगा। यदि आप बीमार हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इग्नोर किसी को नहीं करना है। बिल्कुल, यही वो तमाम शुरुआती लक्षण हैं जो लोगों को मदद कर सकते हैं इस शो के माध्यम से। और हमारे साथ जबलपुर से भी अनुष्का जुड़ चुकी है। अनुष्का, अपना सवाल पूछिए। अनुष्का, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप सवाल पूछिए। हेलो, हाँ मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये क्या हवा से भी फैलता है और क्या ये एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स क्या होते हैं? ठीक है परमेश्वर जी, देखिए जिस तरीके से आप, चूंकि आप इसको बेहतर बता पाएंगे, आप वीडियोस में भी बार बार यही बताते हैं कि हवा में किस तरीके से फैल रहा है, जवाब दीजिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये विवादित क्वेश्चन भी है, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट भी है, विवादित भी है कि क्या हवा के थ्रू भी कोरोना का वायरस फैलता है। मैं बताना चाहता हूं कि एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, मेरे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वहां पर मुझे जो है एक आभास होता है कि आज भी कोरोना का वायरस एटलीस्ट उन जगहों पे जो हॉट स्पॉट हैं, जैसे हम दिल्ली एनसीआर की बात करें, हम महाराष्ट्र मुंबई की बात करें, तो वहां पर ये एयर में निश्चित रूप से है। कारण क्या है? कारण यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से, या हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे मुंह से जो है कुछ ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं थूक की बूंदें बोल सकते हैं, या हमारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये निकलती हैं, जिनमें अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो वो वायरस उन्हीं ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है बाहर जाता है। अब वो ड्रॉपलेट जो है वेरिएशन ऑफ साइज के हिसाब से, यदि आप बड़ी ड्रॉपलेट की बात करेंगे तो वो जल्दी से किसी ना किसी सरफेस पे सेटल हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ जाते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट होती हैं, जो हम बोलते हैं कि जो एयर की ह्यूमिडिटी के साथ कहीं ना कहीं मिक्स हो जाती हैं, एयर के फ्लो में कहीं ना कहीं खो जाती हैं, एरोसोल जो हम बोलते हैं, वो एयर में अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइज वो आधे घंटे से 2 घंटे तक एयर में रह सकती हैं। वो उस जगह पे भी रहेंगी और एयर के साथ एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रैवल कर सकती हैं। तो इसलिए अभी आपको विवादों में नहीं पड़ना कि एयर के थ्रू होता है कि नहीं होता, लेकिन सावधानी बरतनी है और उस सावधानी का नाम है मास्क लगाना। तो यदि आप अपने को कहीं पर अकेला भी पाते हैं किसी जगह पे, जैसे आप अपने घर के बाहर जाकर के आपको लगता है कोई सामने नहीं है, तो अक्सर हम लोग जो है मास्क हटा लेते हैं, तो वो काम आप नहीं करेंगे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 99% आप सेफ हो जाएंगे यदि आपने मास्क लगाया हुआ है। तो मास्क लगाएं, फिर आपको दिक्कत नहीं है, चाहे ये हवा में भी हो। अगर आपने मास्क लगाया हुआ तो आपका मुंह और नाक ढका होना चाहिए। इन जनरल आप मुझे लगता है सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल विवादित ये हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अपना ख्याल रखने की यहाँ पर जरूरत है। और हमारे साथ कॉलर सुरेंद्र भी जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछिए। जी सुरेंद्र, सवाल पूछिए अपना। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? ठीक है, चूंकि एकमात्र यही सहारा है कोरोना से बचने का। जी देखिए, इम्यूनिटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के जो है हमारे सीधे सीधे रास्ते हैं। नंबर 1 सबसे पहले हमारा खान पान, नंबर 2 हमारी जीवन शैली, और नंबर 3 रसायन औषधियों का सेवन। तो जैसे हम खान पान की बात करें तो खान पान में आज के टाइम पे इस मिथक में लोग जी रहे हैं कि हम बहुत अधिक खाएंगे, हम काजू खाएंगे, बादाम खाएंगे, हम नेजे खाएंगे, हम जो है बहुत अधिक जो है नींबू पानी पी लेंगे, नारियल पानी पी लेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल नहीं, हमारी इम्यूनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फायर। हमारे शरीर की जो डाइजेस्टिव फायर होती है, जो अग्नि होती है, उसके एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप अगर बहुत अधिक भोजन करेंगे, गरिष्ठ भोजन करेंगे, गरिष्ठ का मतलब है आप उड़द खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, आप साग खा रहे हैं, दही खूब अधिक मात्रा में खा रहे हैं, तो ये सारी चीजें जाकर के आपकी अग्नि को एक तरह से स्पेयर नहीं छोड़ेंगे कि वो शरीर में अगर कोई इंफेक्शन पहुंच जाता है तो उससे फाइट करने के लिए थोड़ी सी भी बच जाए। आपकी अग्नि इसी में उलझ के रह जाएगी।
तो आपने इस समय वो व्यक्ति, सबसे अच्छा खान पान हम बोलेंगे कि जो व्यक्ति जो है बिल्कुल हल्की हल्की चीजें खा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, दलिया खा रहा है, दालों में मूंग की धुली दाल, मूंग छिलका दाल, अरहर दाल खा रहा है, सब्जियों में लौकी, तोरी, टिंडे, परवल, कद्दू, करेला, इस तरह की चीजें खा रहा है, रात में सोते समय थोड़ी सी हल्दी दूध में डाल करके ले रहा है, और ड्राई फ्रूट्स के नाम पे 4 दाने सुबह 4 दाने शाम को मुनक्का के खा रहा है, थोड़ा सा जो है च्यवनप्राश आंवले से बना है, बहुत बढ़िया विटामिन सी का एक रिचेस्ट सोर्स है। आप आधे से 1 चम्मच च्यवनप्राश जो है, आधा चम्मच बच्चे खाएं, बड़े 1 चम्मच च्यवनप्राश खाएं। तो ये चीजें जो है, ये हमारा खान पान ऐसा खान पान होना चाहिए, बिल्कुल हल्का, ताजा, सुपाच्य और गर्म खाना ये हम खाएं। और ये तो जो खाएं वो बताया, जो ना खाएं, इस समय ठंडी चीजें खाना, इस समय खट्टी चीजें खाना बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो आपको इन सब चीजों का परहेज करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको ही बढ़ाना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन नहीं है, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अपना खान पान इतना स्वस्थ, इतना ज्यादा अच्छा हो कि जो कोरोना है वो हम तक पहुंचे ही ना। समय का अभाव है परमेश्वर जी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए, और ऐसे समय में ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी राजस्थान।